Hello, my dear students. Welcome to this session of Super 30. My name is Anup Vashist and I'm your chemistry educator. You are on Akash Byju's YouTube channel. We are giving you 14 days free for Akash Byju's app. इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको ये पता चल सके कि how it is beneficial for you. और आकाश एंथे टेस्ट के अंदर you can win a फुली पेड ट्रिप टू नासा, तो इसके लिए भी तैयारी कर लीजिएगा। साथ ही साथ अब हमने आपके लिए एक पूरी की पूरी नीट टीम है आपके पास, जिसमें मैं हूं केमिस्ट्री के लिए, पुष्पेंदु सर और सचिन सर है जुओलॉजी के लिए, पंखुड़ी मैम है बॉटनी के लिए और आकाश सर है फिजिक्स के लिए। यू हैव अ नीट सर्वे फॉर्म, तो ये स्टूडेंट सर्वे फॉर्म है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, इसे जरूर फिल कीजिएगा जिससे कि हम आपको और बेहतर सेशंस दे सकें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम का कोड है जिसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे, और इसमें आपको सारे के सारे सेशंस के लिंक्स मिल जाएंगे। सो ज्वाइन विद आवर टेलीग्राम चैनल, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन द सेशंस टू मेक देम मोर बेटर। सो शुरू करें आज का सेशन। तो आज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 8035 BR। अब जब हम किसी भी एटम का सिंबल लिखते हैं तो देयर इज अ कन्वेंशन फॉर राइटिंग द सिंबल। इस कन्वेंशन के अंदर केमिकल स्पीशी के अंदर, जैसे अगर हम केमिकल स्पीशी जे ले लेते हैं, जे मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जे से कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर मास नंबर होता है, लेफ्ट बॉटम पे एटॉमिक नंबर होता है Z, और राइट टॉप पर हमारे पास चार्ज है और नीचे एटॉमिसिटी रखी जाती है, यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंटेड। तो अगर हम यहां पर जो केस हमने ले रखा है, केस ऑफ ब्रोमीन, तो यहां पर हमने लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे 80 लिखा है, दैट इज एटॉमिक मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर दैट इज 35, तो एटॉमिक नंबर Z हमारे पास 35 आ जाता है, मास नंबर हमारे पास 80 आ जाता है, ठीक है। और अब यहां से मास नंबर और एटॉमिक नंबर यूज करके हम बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ यहां पे कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ। स्पीशी अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं फॉर अ न्यूट्रल स्पीशी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है 35, 35 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, 35 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एटॉमिक नंबर को अगर मास नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू एज 80 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 45, ठीक है। अगला देखें। सो वी हैव the number of electrons, protons and neutron in a species are equal to 18, 16 and 16 respectively। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास 18 है, प्रोटॉन हमारे पास 16 है और न्यूट्रॉन हमारे पास 16 है। तो अब हमें स्पीशी को एक प्रॉपर सिंबल देना है, ठीक है। तो अब यहां पे आप देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर दे रखा है 16 क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो अगर एटॉमिक नंबर 16 है तो हमें सीधा सीधा एलिमेंट पता चल जाता है, और एलिमेंट है सल्फर। सो द एलिमेंट कम्स आउट टू बी सल्फर। अब इसके बाद हमारे पास है मास नंबर। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 32। तो एटॉमिक मास नंबर हमारे पास 32 आ गया। अब इसका सिंबल बनाना है। अब देखो एक बात का ध्यान रखना, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास 18 है और प्रोटॉन हमारे पास 16 है। चार्ज अगर हमें स्पीशी का निकालना है तो प्रोटॉन के नंबर में से हम इलेक्ट्रॉन का नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर प्रोटॉन के नंबर में से इलेक्ट्रॉन का नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको चार्ज मिल जाएगा, जो कि इस केस में 16 माइनस 18 इज इक्वल टू -2 है। तो अब हम इसका सिंबल लिख सकते हैं सल्फर, राइट लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे 32, बॉटम कॉर्नर पे 16 एंड 2 माइनस इज द चार्ज, ठीक है। अगला देखते हैं। The Vivid Bharati station of All India Radio, Delhi, broadcasts on a frequency of 1368 kilohertz. किलोहर्ट्ज का मतलब होता है 1000 हर्ट्ज। 1368 into 10⁻³ हर्ट्ज हो जाएगा। हर्ट्ज इज सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमिटर। तो यहाँ पे वेवलेंथ निकालनी है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ये बताना है कि विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू, ये कौन से हिस्से में आएगा। तो लेट्स चेक इट आउट। द रिलेशन बिटवीन, अगर हम निकालते हैं किसके बीच में रिलेशन, वेरियस
कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास लाइट की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जैसे कि हमारे पास है वेलोसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक रेडिएशन, और देखो अब सीधी सी बात है, हमारे पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम जनरली सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, दैट्स अ कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी न्यू से रिप्रेजेंट की जाती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है लैम्डा, आ जाता है वेवलेंथ, और साथ ही साथ हमारे पास एक न्यू बार होता है जिसे हम वेव नंबर बोलते हैं। तो अब इनका आपस का रिलेशन क्या है? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी मिल जाएगा। न्यू क्या हो जाएगा? C बाय लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा क्या हो जाएगा? C बाय न्यू हो जाएगा। और जब वेव नंबर की बात की जाती है, ये 1 बाय लैम्डा है, तो अब दैट टर्न्स आउट टू बी इनवर्स ऑफ लैम्डा। लैम्डा क्या है हमारे पास? लैम्डा इज C बाय न्यू, तो न्यू बाय C हो जाएगा। तो ये हमारे पास सारे के सारे रिलेशन होगा। इन्हीं रिलेशन को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब इस रिलेशन को यूज करें तो हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास का क्वेश्चन का सॉल्यूशन? वी आर गोइंग टू गेट द न्यू इज इक्वल टू 1368 किलो हर्ट्ज, यानी कि न्यू की वैल्यू है 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। अब इसे यूज करते हैं। अब हमारे पास है लैम्डा की वैल्यू है C बाय न्यू, तो C की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय न्यू। न्यू की वैल्यू हमारे पास है 1368 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स सेकेंड इनवर्स कट जाएगा और हमारे पास सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की 219.3 मीटर्स। ये 219.3 मीटर्स इज अ टिपिकल रेडियो वेवलेंथ। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर है, रेडियो वेव्स में है, तो दैट इज व्हाट वी यूज इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये रेडियो वेवलेंथ में आ जाता है। तो लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। The wavelength range of visible spectrum extends from violet to red. Violet का 400 नैनोमीटर वेवलेंथ है, रेड का 750 नैनोमीटर वेवलेंथ है। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज, यानी कि अब आपको वेवलेंथ दे रखा है और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा था, वेवलेंथ निकालनी है। 1 नैनोमीटर की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 10⁻⁹ मीटर्स। तो सॉल्यूशन अगर हम निकालते हैं तो लैम्डा हमारे पास 400 नैनोमीटर है, तो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स है, दैट इज फॉर द वायलेट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमारे पास लैम्डा 2 जो कि हमारे पास रेड फ्रीक्वेंसी के लिए है, दैट इज 750 नैनोमीटर, दैट इज 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। अब सीधा सीधा रिलेशन यूज करना है, यानी कि न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, तो हमारे पास आएगा न्यू ऑफ द वायलेट frequency is going to be 3.00 into 10⁸ meters per second inverse divided by 400 into 10⁻⁹ मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 7.50 into 10⁻14 हर्ट्ज या 7.50 into 10⁻14 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी रेड की निकालनी है, 3.00 into 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 750 into 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा। तो दैट इज एक्चुअली टर्निंग आउट टू बी 4.00 into 10⁻14 हर्ट्ज, यानी कि 4.00 into 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब ये रेंज है विजिबल स्पेक्ट्रा की। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 7.50 into 10⁻14 हर्ट्ज टू 4.00 into 10⁻14 हर्ट्ज। क्लियर? फाइन, तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ जाता है। अब निकालना है हमें, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ एज 5800 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर हम देखो, एनसीईआरटी ने हर तरीके से क्वेश्चन को घुमाया है। कहीं पे आपसे वेव नंबर बता के आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, वेवलेंथ पूछी जा रही है, यहां पर आपको वेवलेंथ बता के वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी दी जा रही है। फ्रीक्वेंसी निकालना हमें आता है, वेव नंबर यहां पे एक एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज द सेम रिलेशन जो अभी अभी हमने याद किए हैं। तो हमारे पास है वेव लेंथ, लैम्डा दे रखी है 5800 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, दैट इज द वेव लेंथ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिलेशन, सीधा सीधा रिलेशन क्या है? वेव नंबर दैट इज न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा सीधा, बहुत सिंपल सा सॉल्व करके, इट इज गोइंग टू बी 1.724 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स, यानी कि 1.724 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखा जा सकता है। अब बात आ गई फ्रीक्वेंसी की।
तो यहां पर भी रिलेशन है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय 5800 इंटू 10⁻10 मीटर। मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.172 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, या फिर सेकेंड इनवर्स की जगह हम हर्ट्ज लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ photons of radiation whose frequency is 5 into 10⁻14 hertz। अब आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि इसका एनर्जी क्या होगी 1 मोल की। अब यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा प्लैंक्स इक्वेशन का। वी आर गोइंग टू यूज द प्लैंक्स रिलेशन। अब प्लैंक्स रिलेशन क्या कहता है? प्लैंक्स रिलेशन हमारे पास ये कहता है दैट द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन is equal to h nu. E is equal to h nu, where h is the Planck's constant, जहां पर h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये बात ध्यान रखना, इट इज नॉट जूल सेकेंड इनवर्स या जूल पर सेकेंड नहीं है, जूल सेकेंड है। और यहां पर जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है जो यहां पर इस समय आपको दे रखी है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो एनर्जी अब निकालनी है 1 मोल की। उससे पहले अगर हम n फोटॉन्स की एनर्जी की बात करें तो जो भी एनर्जी एक फोटोन की उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एनर्जी ऑफ n फोटोन आ जाएगी। 1 मोल में n की वैल्यू एवोगैड्रोस नंबर यानी कि Na बन जाएगी। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स दैट इज Na फोटॉन्स इज NaH न्यू, जहां पर Na एवोगैड्रोस नंबर है। सॉल्व कर लेते हैं। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 है। मोल इनवर्स, ध्यान रखना एवोगैड्रोस नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, उसका यूनिट मोल इनवर्स है। तो न्यू की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, दैट इज 5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। हमारे पास आ गई ई की वैल्यू दैट इज टोटल एनर्जी फॉर 1 मोल, दैट इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 5 into 10⁻14, and so we get the total value of energy of 1 mole of photon। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी को 1 आइंस्टाइन कहते हैं। ठीक है, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 199.51 किलो जूल पर मोल। दिस इज 1 आइंस्टाइन ऑफ दिस फोटोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। जब हम यहां पे बात करते हैं वॉट की, तो वॉट एक्चुअली इज द नंबर ऑफ द पावर, दिस इज द पावर, यानी कि इसका मतलब हो गया 100 जूल्स पर सेकेंड। अब एक सेकेंड की बात करनी है। वेवलेंथ हमें दे रखी है 400 नैनोमीटर्स, दैट इज 400 इंटू 10⁻9 मीटर्स। अब यहां पर हम एक फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं, दैट इज hc बाय लैम्डा। अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट है hc बाय लैम्डा। h प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज द वेलोसिटी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3.00 इंटू 10⁸8 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 400 इंटू 10⁻9 मीटर्स। सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आ जाती है 4.969 इंटू 10⁻19 जूल्स। ठीक है, अब अगर हम नंबर ऑफ फोटोन निकालने की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, टोटल एनर्जी या टोटल पावर डिवाइडेड बाय द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हमें टोटल नंबर ऑफ फोटोन दे देगा, यानी कि पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। जस्ट पुट द वैल्यूज, हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4.969 इंटू 10⁻19। ठीक है, एंड वी गेट द वैल्यू एज 2.012 इंटू 10⁻20 सेकेंड इनवर्स, यानी कि इतने फोटॉन्स पर सेकेंड हमें मिल जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन लंबा था, इसको हम अप्रोक्सीमेटली भी सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने के लिए हम एक बहुत सिंपल सा तरीका कर सकते हैं, ठीक है, और इससे हमारा कैलकुलेशन एक्चुअली इजी हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास है 6.626 इंटू 10⁻34 और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 10⁸8 से। ठीक है,
तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकालते हुए हमारे पास है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। इसको अभी सॉल्व मत कीजिए, ठीक है। 400 इंटू 10⁻9 मीटर अभी सॉल्व मत कीजिए, आगे चल दिए और देखो कि हम इसको किस तरीके से, देखो एक्सप्रेशन एज इट इज रखो। एनसीईआरटी ने हर जगह क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, दे आर यूजिंग कैलकुलेटर्स, बट हमें सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज यूज कर लो, 100 जूल सेकेंड इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 400 इंटू 10⁻9। देखो यहां पे मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, ठीक है। अब 6.626 इंटू 10 इंटू 3 कैन बी रिटन एज 20, जैसे 19 पॉइंट समथिंग है लेकिन बहुत कम डिफरेंस है, तो इसको सीधा सीधा 20 लिखा जा सकता है। अब जस्ट 20 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब क्वेश्चन में रह क्या गया है, सिर्फ पावर्स को ही तो कैलकुलेट करना रह गया, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी 100 इंटू 400 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁸, ठीक है। एंड लेट्स सॉल्व इट। इसकी वैल्यू सीधी सीधी आपको मिल जाती है 2 इंटू 10⁻20, ठीक है। और सारे के सारे फैक्टर्स आराम से कैंसिल होते चल जाते हैं, सिर्फ आपके पास एक सेकेंड इनवर्स बच जाता है। सबसे पहले यूनिट्स कैंसिल कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यूज को। यूनिट्स कैंसिल करने से आपको यह पता चल जाएगा आपने फॉर्मूला सही यूज किया है या नहीं, क्योंकि फाइनल आपके पास डायमेंशंस आ जाएंगी, ठीक है। So here we get the solution 2 into 10⁻20। और यहां इतनी वैल्यू से अगर आपके आ जाता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो सॉल्व हो ही जाते हैं। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometers falls on the surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10⁵ joules mole inverse। यानी कि पर मोल की एनर्जी उन्होंने दे रखी है। What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मुश्किल तो नहीं है लेकिन लंबा जरूर है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन की बात करें कि ये लंबा कैसे है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, देखो अब यहां पे हम यूज करेंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम यूज करेंगे। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें क्या कहती है, ठीक है, दैट इज HE इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। फाई क्या है, वर्क फंक्शन, E क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, और के ई इज द काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन हो जाती है। अब ये जो E है ना, ये हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम द प्लैंक्स इक्वेशन एज H न्यू, या फिर हम लिख सकते हैं इसको HC बाय लैम्डा। H न्यू लिख सकते हैं, HC बाय लैम्डा लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर, और यहां पे जब हम लैम्डा ये फाई की बात करते हैं तो यहां पे ये H न्यू नॉट है प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब H न्यू कैन बी रिटन एज HC बाय लैम्डा, H न्यू नॉट कैन बी रिटन एज HC बाय लैम्डा नॉट, और ये लैम्डा नॉट क्या होगा, लैम्डा नॉट विल बी इक्वल टू द लार्जेस्ट वेवलेंथ विच इज केपेबल ऑफ इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमने HC बाय लैम्डा नॉट लिख दिया है। HC बाय लैम्डा नॉट के अंदर लैम्डा नॉट इज व्हाट वी कैन कॉल एज द थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन and lambda naught is the threshold wavelength. Larger than that, electron will not be ejected out. Is the maximum wavelength which can eject the electron. ठीक है। अब इस पूरी की पूरी इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, ये एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के लिए है। अगर हम निकालते हैं 1 मोल ऑफ फोटोन और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, देन इन दैट केस हमें पूरी इक्वेशन को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो फॉर 1 मोल द एंटायर इक्वेशन मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय द एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है।
तो यहां पे NAE इज इक्वल टू NaHc बाय लैम्डा। ठीक है, तो हमने यहां पे NaHc बाय लैम्डा ही लिख दिया है एनर्जी के लिए। NaHc बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू Na काइनेटिक एनर्जी, और Na काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है। दैट इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन टू यू। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.68 इंटू 10⁵ जूल्स पर मोल। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हम बड़े आराम से लैम्डा नॉट की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यूज आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। ठीक है, नाउ द एंटायर इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग। अब यहां पे दो चीजें यहां पे पूछी गई हैं। एक पूछा गया है Hc बाय लैम्डा यानी कि द वर्क फंक्शन, और दूसरी चीज पूछी गई है यहां पर थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। दोनों चीजें आराम से निकल जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो सॉल्व कर दिया जाए इसे। द एनर्जी ऑफ a 300 नैनोमीटर फोटोन, 300 नैनोमीटर के फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू Hc बाय लैम्डा। ठीक है, माइनस अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो ये 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा यानी कि 300 इंटू 10⁻9 मीटर्स। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास सीधा सीधा 6.626 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये एनर्जी आ जाती है। अब एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन करेंगे तो इसको 6.626 इंटू 10⁻19 को आप आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 से। अच्छा, यहां पर भी एक शॉर्टकट लिया जा सकता है, वो ये कि 6.626 इंटू 6.626 इंटू 6.022 को 40 लिया जा सकता है, यानी कि 3.99 आपके पास आ रहा है। तो अगर इसको 4.00 ले लोगे तो कोई खास फर्क पड़ नहीं जाएगा। तो 6.626 इंटू 6.022 यानी कि एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट इज 40। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाती है 1 मोल की Na इंटू 5 प्लस 1.68 इंटू 10⁵ जूल्स पर मोल हमारे पास आ गया। तो जो वर्क फंक्शन है फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो आसानी से निकल ही जाएगा ना, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, और आपको एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू मिल जाएगी। तो 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ phi as 3.84 into 10⁻19 joules। अब आपको एक और चीज निकालनी है, दैट इज द वेव लेंथ। ठीक है, Hc बाय लैम्डा नॉट के बराबर है, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा Hc बाय phi, दैट इज 6.626 into 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अब यहां पर भी आप इसको 20 ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 3.84 इंटू 10⁻19। कैलकुलेट द वैल्यू एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 517 इंटू 10⁻9 मीटर्स, यानी कि 517 नैनोमीटर्स, जो कि एक्चुअली ग्रीन लाइट को कॉरस्पॉन्ड करती है। तो ये ग्रीन लाइट से आ जाती है। ठीक है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर द मेटल इज गिवन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि आपको वर्क फंक्शन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है और आपको टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दी गई है। अब यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन से डील करना है एंड यू कैन एक्चुअली इजिली गेट द वैल्यू। फिर से हमें आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करनी है, दैट इज E इज इक्वल टू phi प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। वैसे हमें यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है। तो सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, दैट इज h न्यू माइनस h न्यू नॉट, या फिर h को कॉमन निकाल लीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो हमारे पास वैल्यू डाल देते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय न्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 1 इंटू 10⁻15 माइनस 7 इंटू 10⁻14। अब एक बात का ध्यान रखना, कभी भी नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है तो सबसे पहली चीज उनकी पावर्स को सेम करना पड़ता है।
तो हम क्या करते हैं, इसको 1 इंटू 10⁻15 को 10 इंटू 10⁻14 लिख देते हैं। तो अब दोनों की वैल्यू पावर सेम हो गई है। अब सीधी सीधी आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 10⁻7 दैट इज 3। तो 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। अब 6.626 इंटू 3 आप सीधा सीधा 20 लिख सकते हैं। तो आंसर आपके पास आ जाएगा, या 1.988 इंटू 10⁻19 हमारे पास आंसर आ जाता है। एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी? आई थिंक हम ठीक ठीक स्पीड से जा रहे हैं, बहुत तेज भी नहीं जा रहे और बहुत स्लो भी नहीं जा रहे। तो चलिए आप देखते हैं आगे। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ of a photon emitted during transition from n equal to 5 state to the n equal to 2 state in hydrogen atom? देखो यहां पर सॉल्व करने के लिए we can use बोहर्स रिलेशन। बोहर की इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर और आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास बोहर रिलेशन क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वेयर ब्रैकेट 1 बाय एन एफ स्क्वेयर माइनस 1 बाय एन आई स्क्वेयर, जहां पे एन एफ इज द पोजिशन वेयर द इलेक्ट्रॉन रीचेज, यानी कि कहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा है। ठीक है, डेल्टा ई हमारे पास एनर्जी चेंज है, ई नॉट इज अ कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट अलग अलग यूनिट्स में अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम एक एटम के लिए ले रहे हैं तो दैट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। जेड एटॉमिक नंबर है जो कि इस केस में 1 हो जाएगा क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। एन एफ इज द फाइनल स्टेट। अब फाइनल स्टेट हमारे पास 2 है क्योंकि 5 से 2 पर आ रहा है, और एन आई इज द इनिशियल स्टेट जो कि इस केस में 5 है। तो 5 से 2 पर आ रहा है तो इनिशियल इज 5, फाइनल इज 2। अब यहां पे अगर हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, बोहर की इक्वेशन के अंदर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है। डेल्टा ई इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू 1 बाय 5 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे माइनस होगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 और 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 5 स्क्वायर है। देखो बेटा एक बात का ध्यान रखना, जबरदस्ती नेगेटिव साइंस के साथ खेल मत करना। एनसीईआरटी में इसी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है कि उनकी मर्जी चलती है तो वो माइनस को पहले लगा देते हैं, गायब कर देते हैं। यहां पर उन्होंने -2.18 की जगह 2.18 लिख दिया और बड़े आराम से इनिशियल और फाइनल को इंटरचेंज कर दिया। ये बताने की भी जहमत नहीं उठाई कि माइनस साइन को अंदर ले जाओगे तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। बट फाइन इनफ, आंसर तो दोनों ही केस में सही आ जाएगा। अब यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी -4.58 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। यहां पे वैल्यू नेगेटिव है विच शोज दैट द एनर्जी इज एमिटेड आउट। तो यहां पे ये ट्रांजिशन इज गोइंग टू गिव अस अ एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब इस एनर्जी को हम आराम से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है। इज इट ओके? तो यहां पे जब हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं आराम से इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो द फ्रीक्वेंसी, सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख लीजिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू और माइनस एच न्यू लिख देते हैं। न्यू की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती तो डेल्टा ई अपॉन एच दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। यहां पे हमारे पास 4.58 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू हम लिख लेते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 एच जूल सेकेंड, and we get the value as 6.91 into 10⁻14 hertz। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है। लैम्डा निकालिए सी बाय न्यू से 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड को आप डिवाइड कर दीजिए 6.91 इंटू 10⁻14 से। सो यू आर गोइंग टू गेट 434 नैनोमीटर्स। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ HE प्लस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। अगेन बोर्स इक्वेशन की बात है, बोर्स इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। En इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हमारे पास है एनर्जी का। ई नॉट की वैल्यू हमने फिर से 2.18 इंटू 10⁻18 जूल ले ली है। जेड की वैल्यू की अगर बात करते हो तो जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्लीज अंडरस्टैंड, जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आप यहाँ पे He प्लस बनाते हैं देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही रहता है। तो प्रोटॉन चेंज नहीं होता, तो प्रोटॉन तो अभी भी हमारे पास 2 ही है। तो E1 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो E1 इज इक्वल टू इंटू 2 स्क्वायर
by 1 square, that is equal to minus 8.72 into 10 to the power minus 18 joules. तो रेडियस हमें दे रखा है, रेडियस की इक्वेशन हमारे पास आर एन इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। आर नॉट की वैल्यू हमारे पास 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसे आप 0.0529 नैनोमीटर्स लिख सकते हैं या 5.29 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर लिख सकते हैं। जो मर्जी वैल्यू यूज कर लीजिए, सिर्फ पावर्स का फर्क है, यूनिट्स की बात हम चेंज कर रहे हैं। R1 की वैल्यू क्या आ जाती है? R1 की वैल्यू यानी कि फर्स्ट रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है? 0.0529 नैनोमीटर इंटू 1 square, that is n square divided by z, which is 2. So 0.0529 by 2, that is 0.02645. अब हम यहां पे बात करते हैं what will be the wavelength of a ball of mass 0.1 किलोग्राम moving with a velocity of 10 meters per second. यहां पे wavelength पूछी है, mass दे रखा है, velocity दे रखी है, तो सीधा सीधा हम डी ब्रॉगलीज इक्वेशन यूज कर रहे हैं। बस हाँ, एक बात ध्यान रखना, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन यूज करते हुए देख लेना कि सारी की सारी वैल्यूज एसआई यूनिट में है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको उन्हें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो द क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रॉगलीज रिलेशन, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन के बेसिस पर है। ठीक है, अब यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, दैट इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ठीक है, डिवाइडेड बाय m की वैल्यू दे रखी है 0.1 kg और यहाँ पे वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड। सीधा सीधा आंसर आता है 0.1 इंटू 10 इज 1, तो इट कम्स आउट टू बी 6.626 इंटू 10 to the minus 34 मीटर्स। अब सीधी सी बात ये है कि जूल इज एक्चुअली किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे उसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 raised to power minus 31 kg। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, अब इसकी वेवलेंथ निकालनी है। अब यहां पे फिर से क्वेश्चन डी ब्रॉगलीज इक्वेशन का ही है, लेकिन अब आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और आपको चाहिए वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी तो आराम से निकाली जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, तो यहां पे v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। अब यहां पे इसी को अगर हम डी ब्रॉगलीज इक्वेशन में सेट कर दें, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, तो v की जगह आप डाल देंगे अंडर रूट 2 इंटू के ई बाय एम। तो m से जब मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर m जाके स्क्वायर हो जाएगा, m कैंसिल आउट हो जाएगा और सीधा सीधा एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस के ई इंटू एम। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर ऑफ लैम्डा, that is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second divided by under root of 3 into 10 to the power minus 25 into 2 multiplied by 9.1 into 10 to the power minus 31 and the value comes out to be, solve it, solve करने में टाइम लग सकता है कैलकुलेटर यूज करके, 8967 into 10 to the power minus 10 meter, that is simple as that, 896.7 nanometers। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा ध्यान रखो कि फोटोन का ना रेस्ट मास नहीं होता, तो फोटोन के लिए एक्चुअली होना चाहिए अपरेंट मास। अगर ऐसा कोई पार्टिकल होता तो उसका मास कितना होता। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, अब जब हमसे पूछ ही लिया गया मास कितना है तो हम मास निकाल देंगे। लैम्डा की वैल्यू 3.6 एंगस्ट्रॉम है, दैट इज 3.6 इंटू 10 to the power minus 10 मीटर्स है। वेलोसिटी ऑफ द फोटोन की बात करूंगे, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो v की वैल्यू सीधा सीधा c के बराबर आ जाएगी, दैट इज 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर्स पर सेकेंड। लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, तो m की वैल्यू आ जाएगी h by लैम्डा v। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 6.626 इंटू 10 to the power minus 34 in joule second divided by lambda की वैल्यू 3.6 into 10 to the power minus 10 मीटर्स और v की वैल्यू हमारे पास है 3 into 10 to the power 8 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 6.135 into 10 to the power, अब यहां पर ना एक गड़बड़ हो रही है। आई बिलीव द आंसर शुड नॉट बी 10 to the power minus 29, बल जबकि होना चाहिए 6.135 into 10 to the power minus 33। चेक इट आउट एंड टेल मी कि मेरा सही है या एनसीईआरटी वालों ने गड़बड़ कर रखी है। ठीक है, चलिए अगला देखें। A microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom। यानी कि इसका जो एरर इन पोजीशन है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम है। What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? आखिरकार इसकी वेलोसिटी में कितना
एरर हो जाएगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये सीधा सीधा एक्सप्रेशन आता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। यहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.1 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि 0.1 इंटू 10⁻10 है, यानी कि 0.1 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा। और डेल्टा पी की वैल्यू है एच बाय 4 पाई के बराबर, तो डेल्टा पी को आप लिख सकते हो एम डेल्टा वी। तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू एच बाय 4 पाई। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू आ जाती है एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स एम। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मिनिमम एरर में इट इज इक्वल, ठीक है, मिनिमम एरर, तो इसलिए हम इक्वल ले पा रहे हैं। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 0.1 इंटू 10⁻10 इंटू 9.11 इंटू 10⁻31 kg। सॉल्व करने पर हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू आ जाती है 0.579 इंटू 10⁻7 मीटर्स पर सेकेंड और 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। क्वाइट अ सब्सटैंशियल वेलोसिटी डिफरेंस। ठीक है, फिर से एक और बार हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ही क्वेश्चन है। अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम्स एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर्स पर सेकंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि यहां पे आपको वेलोसिटी का एरर नहीं दिया गया, आपको परसेंटेज में एरर दिया गया है। अब अगर परसेंटेज में एरर की बात करते हैं तो आपको 45 मीटर्स पर सेकेंड का 2% निकालना पड़ेगा। तो अनसर्टेनिटी इन स्पीड इज 2% ऑफ 45 मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट कर लीजिए, 45 इंटू 2 बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.9 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का एरर आ गया है। डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उल्टा है, वहां पे डेल्टा वी निकालना था, यहां पे डेल्टा एक्स निकालना है। तो दैट टर्न्स आउट टू बी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू एम, दैट इज कितना दे रखा, 40 ग्राम, 40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। देखो ऐसा यूनिट यूज करना है तो ध्यान रखना इस बात का, इंटू 0.9 मीटर्स पर सेकेंड। सॉल्व कर लीजिए इसे, यह आता है 1.46 इंटू 10⁻33 मीटर्स। तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी है, यहां तक कि न्यूक्लियस की वैल्यू से भी नियर अबाउट 10⁻18 टाइम्स है। तो इसको हम बहुत आराम से जीरो कह सकते हैं, और इसी वजह से मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड तो है लेकिन यूज नहीं होता। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। अब देखो बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन का तरीका यह है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द शेल is simply n square, where n क्वांटम नंबर को स्क्वायर कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द शेल मिल जाएगा। तो यहां पे n की वैल्यू आपको दे रखी है 3, तो सीधा सीधा 3 का स्क्वायर कर दीजिए, द आंसर वुड बी 9। तो थर्ड शेल इज एसोसिएटेड विद 9 ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो दैट वॉज द स्मॉल सेशन दैट वी हैड। यहां पर हमने एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके किया। मैं मानता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस आते होंगे, इनके सारे के आंसर है, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर समझ में आ जाएगा तो आप बाकी क्वेश्चन भी अप्लाई कर पाएंगे। बहुत जल्द आ रहा है इसका पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, एक्सरसाइजेस का। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन, सो यू हैव टू सक्सीड। थैंक यू।